नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथा बजट पेश करेंगी अपने वित्त मंत्री काल का। जब वो बजट पेश करेंगी तो उनके सामने निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौतियां भी होंगी। राज्यों में चुनाव है तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक सरकार को अपने वोटरों को भी साधना है, लेकिन इस समय देश जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से हमें अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी तेज करना है। बहुत सारे सवाल हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या हम वाकई निकल आए हैं उस गहरे गड्ढे से, या अभी उस गहरे गड्ढे से उबरना बाकी है। लेकिन सरकार जो आंकड़े हमारे सामने रखती है जीएसटी के कलेक्शन और इस तरीके से, उनसे एक उम्मीद तो बंधती है, मगर अर्थशास्त्री ही इसका बेहतर आकलन कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ तीन दिग्गज अर्थशास्त्री होंगे इस कार्यक्रम में। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो बजट आएगा उससे हम क्या क्या उम्मीदें रखें और सरकार के कितने हाथ बंधे हुए हैं और सरकार कहां कहां बहुत कुछ कर सकती है, और ऐसा कौन सा तबका है जिसके लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। हम और आप सब उस तबके से परिचित हैं। तो इस चर्चा को हम शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम आदमी को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। देश की जनता के जख्मों पर सरकार बजट के जरिए जरूर मरहम लगाने का काम करेगी। इसमें आयकर छूट, बचत और रेल किराए जैसे जरूरी क्षेत्रों को लेकर राहतों का ऐलान हो सकता है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आ रहे बजट से देश के सभी लोगों को राहत की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग को राहत और टैक्स छूट की उम्मीद है, तो गृहिणियों को बिगड़े किचन के सुधरने की उम्मीद, युवाओं को रोजगार की उम्मीद है, तो विद्यार्थियों को शिक्षा के बजट में इजाफे की उम्मीद। लिहाजा आम लोगों की निगाहें मंगलवार को सदन में पेश होने वाले आम बजट पर टिकी है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाई जाए, गैस के सिलेंडर के रुपए मूल्य वापस कम किए जाए, इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है वो 5 लाख रुपए तक की छूट की जाए, साथ ही रेट भी कम करी जाए। पेट्रोल डीजल की जो है जीएसटी में लिया जाए, जिससे कि हमारे बगल की स्टेट में और अन्य स्टेटों से सभी की रेटें एक समान हो। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें रॉ मटेरियल पे टैक्स अलग है और फिनिश्ड गुड्स पे अलग है, जिसको इनपुट लेने में एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। कपड़े के ऊपर जो 12% टैक्स लगाया गया था, जो उसको अभी तो स्थगित किया है, लेकिन सरकार से निवेदन करेंगे कि जूते कपड़े पर भी जो है टैक्स पूर्णतः ही होना चाहिए। कि 2 बच्चे वाले तो देश में टैक्स दे रहे हैं और 12 बच्चे वाले सब्सिडी दे रहे हैं। जो 12 बच्चे वाले देश में सब्सिडी ले रहे हैं उनको भी टैक्स सेट में किसी भी तरीके से लेके आया जाए, जिससे टैक्स के बेस में वृद्धि हो और टैक्स की दरों में कटौती हो। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नीतियां लाई जानी चाहिए जिसमें ऑनलाइन और हमारे दुकानदार जो कि मेन लाइन की दुकानें हैं उनके बीच में कहीं भी गैप न रहे, कहीं भी डिफरेंस न रहे। कैट के द्वारा मांग की गई है कि जल्दी इस वित्तीय वर्ष में इसके अंदर प्राइस नोट 3 रिलीज किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जो कि सरकार को भी टैक्स का नुकसान पहुंचाती है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, उनके द्वारा भी इस पे पाबंदी लगाई जाए। मैं और मेरा बेटा ऐसा चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए कुछ विशेष प्रावधान हो बजट में। एजुकेशन लोन को लेके जो ऑफर्स होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, ऑल्सो जो लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं, अगर उन्हें कुछ विशेष प्रावधान सरकार दे सकेगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। पेट्रोल, डीजल और इवन इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें तुरंत से तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और इसी तरह से जो एटीसी, एलआईसी आदि, होम लोन, इनकी जो सीमाएं हैं ये भी काफी वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। तो महंगाई और बचत को बढ़ावा देने के लिए इन सीमाओं का भी बढ़ाया जाना जरूरी है। कृषि सुधारों के तहत एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है तथा कई अनुदान घोषित किए जा सकते हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल सब्सिडी के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश की जनता को वित्तीय लेखा जोखा से अवगत कराएंगी। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से जहां 2022-23 का बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 10वां बजट होगा, वहीं 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से
निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट होगा। बजट से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया। इसकी खास बातों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 8.5% लगाया है। वित्त वर्ष 2023 में विकास को व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति पक्ष सुधार और नियमों में ढील से समर्थन मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ का अनुमान 3.9% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की तेजी का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए सेवा क्षेत्र के ग्रोथ का अनुमान 8.2% लगाया है। बहरहाल अब सभी की नजर बजट पर टिकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से जनता को क्या राहत मिलती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो सबकी निगाहें कल आने वाले बजट पर हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी हैं। डॉक्टर चरण सिंह जी एग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। एग्रो यानी फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, आरबीआई चेयर में पूर्व प्रोफेसर हैं, विजिटिंग फैकल्टी भी रहे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं। राजेश कोठारी जी भी एक जाना माना नाम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डीन रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमन अग्रवाल हैं। डॉक्टर अमन अग्रवाल इस समय आईआईएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, दिल्ली में डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र अग्रवाल रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले डॉक्टर चरण सिंह जी के पास चलेंगे। चरण सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही? जी, आर्थिक सर्वेक्षण आया है और सरकार ये कह रही है कि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो महामारी के पूर्व के स्तर पर पहुंच गई हैं। तो सरकार की कमाई में तेजी से सुधार हुआ है। तो ऐसे में सरकार राजकोषीय उपायों की घोषणा कर पाने की स्थिति में है। आप कितनी उम्मीद करते हैं कि क्या क्या ऐसे उपाय सरकार कर सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे से ये समझ आ गई कि ग्रोथ जो है अपनी ट्रेजेक्टरी पे आ रही है। और अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स की ग्रोथ देखें तो सर्विसेज में थोड़ी चोट है, पर बाकी सब अपने आप को रिकवर कर पाए। और सर्विसेज में भी बहुत ट्रांसपेरेंटली उन्होंने साफ तरीके से दिखाया है कि जो ट्रेड है उस पे थोड़ा फर्क आया है। तो उस पे अंदाजा था कि उस पे थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि आपको पता है पूरी तरह खुल नहीं पा रहा है, टूरिज्म नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं पूरा चल पा रहा है, तो उस पे थोड़ा असर है। नहीं तो पूरी गतिविधियां नॉर्मल आ गई। जहां तक वित्तीय मामलों का सवाल है, तेजी से आगे बढ़ेगी का सवाल है, हाँ बिल्कुल, तो वहां पर काफी फिस्कल स्पेस है। एक बार रिकवरी होनी शुरू हो गई है, 9.2% से ग्रोथ हो रही है, और पिछली बार तो माइनस में था। तो उधर से जो फिस्कल स्पेस है उसमें जगह है, डेफिसिट कंट्रोल में चलता है। तो बिल्कुल जो पॉलिसी, अगर हमें कोई फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी करनी है तो उसके लिए गुंजाइश तो पूरी है। पर सरकार ने भी अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा है कि वो भी जो ग्रोथ आगे देखते हैं वो भी काफी अच्छी देख रहे हैं। IMF ने भी अच्छा प्रेडिक्शन किया है, ये भी अच्छा कर रहे हैं, और उसका कह भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस होंगे। तो इसलिए मुझे जो लगता है, क्योंकि फिस्कल स्पेस मिल गई है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़ी लिबरल पॉलिसी कल आएगी। जी, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं। कोठारी साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है अभिषेक कि सरकार जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें तो बता रही है कि सरकार अब थोड़ा कंफर्ट पोजीशन में मतलब आई है और वो बहुत कुछ कर सकने की स्थिति में है। आप कैसे देख रहे हैं यहां से? सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए एक पुरानी कहावत याद आती है मेरे को, जो चमकता है या हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सरकार के आंकड़े और आंकड़ों के पीछे का सच अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो जो तस्वीर उभर के आ रही है वो आप हम सबको एक बार सोचने मजबूर करेगी कि वास्तव में आर वी ग्रोइंग और प्रिटेंड टू ग्रो।
अभिषेक जी, दो इश्यूज में यहाँ टेकअप करने की कोशिश करूंगा जी। एक है सरकार का मैक्रो मैनेजमेंट, यानी एग्रीगेट मैनेजमेंट से लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं निश्चित रूप से सरकार तारीफ के काबिल है कि दे कुड एबल टू मैनेज द इकोनॉमी इन सच ए वर्स्ट एवर क्राइसिस। और जो माइक्रो मैनेजमेंट की हम लोग जो बात करेंगे तो वह बहुत कुछ सरकार को अभी आंसर देना है, जनता को, जनता जनार्दन को। और वो सबसे बड़ा इश्यू जो मैं उठाना चाहूंगा सर, पहला, आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं कि इस देश के अंदर 3 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये वो लोग कौन है सर? यानी सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली, उनमें से 1 करोड़ लोग तो वो है जिन्होंने नौकरी की आशा करना छोड़ दिया। हाँ। टोटल जो अनएम्प्लॉयड लोग जो अभी रिसेंट में है वो करीब 4.2 करोड़ का है। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, 50% लोग वो हैं जो एज ग्रुप है 20 से 24 साल का, जिसको हम लोग मिलेनियल कहते हैं। यानी वो बहुत बड़ा तबका आपसे बाजार से जुड़ सकता था अगर उसके पास रोजगार होता, काम होता। तो मेरे हिसाब से सरकार का ध्यान बेरोजगारी की तरफ शायद नहीं गया है। लेकिन हम उम्मीद करें कि कल बजट में सरकार कुछ तो हमें बताएगी उपाय, क्योंकि इतने लंबे समय तक तो हम इस बेरोजगारी के बोझ को कैसे ढो पाएंगे। अभिषेक जी, एक मिनट बात करके आपकी बात को देना चाहूंगा सर। दूसरी बात, इस देश के ऊपर $500 बिलियन US का जो कर्ज है वो हमारी अर्थव्यवस्था के खोखलेपन को दिखाता है। ठीक है, हमने मैक्रो मैनेजमेंट बहुत बड़ा कर लिया, आप ये भी कह सकते हैं यूएसए के ऊपर हमसे ज्यादा कर्ज है, वो यूएस की इकोनॉमी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी है। और तीसरी बात सर, इस समय सरकार को जो कुछ करना चाहिए था करा भी होगा, पर जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है, जो लघु और सीमांत व्यापारी हैं, उनकी हालत, लाखों के धंधे ये बात मेरे हिसाब से आपने एक अच्छी बात बताई। जी, लघु सीमांत व्यापारी। हम डॉक्टर जी आएंगे, पटारी साहब, हम आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे, बहुत समय हमारे पास। हमारे साथ डॉक्टर अमन अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल साहब, एक बात जो मैं पढ़ रहा था, अब आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कि पूरा जो कोरोना काल है जिसमें अर्थव्यवस्था एक तरीके से सारी दुनिया की धराशायी हुई, उसी क्रम में हम भी थे। और लेकिन यह भी कहा जाता है कि उससे पहले ही हम उस ओर चल चुके थे कि वो अर्थव्यवस्था कोई बहुत ठीक प्रदर्शन वाली स्थिति में नहीं थी। बहरहाल, लेकिन इस कोरोना काल के बाद बड़ी कंपनियां तो मंदी से उबर गई, मगर जो छोटी कंपनियां हैं उन पर इसका असर भयानक हुआ है। और कहीं ना कहीं सारे अर्थशास्त्री उसी ओर इशारा करते हैं कि एक तबका है जिसे राहत की जरूरत है। उस तबके में वो गरीब वर्ग भी है और वो गरीब कंपनियां भी, आप कह लीजिए कि उनकी हैसियत उन बड़ी कंपनियों जैसी नहीं है। अब आप हमें समझाइए कि सरकार को यहां से, ऐसा तो नहीं है, सरकार, आप जैसे अर्थशास्त्री सरकार को सलाह देते हैं, तो सरकार यहां से किस ओर सोचना शुरू करेगी? आपने बिल्कुल ठीक बात करी है कि इस समय सरकार को बहुत जरूरत है कि जो वर्ग को ध्यान नहीं दे पाए या जिन वर्गों को हानि हुई है कोविड के दौरान काफी हद तक, उनको जो है एक सहारा चाहिए, एक सहानुभूति चाहिए, उनको एक रिलीफ चाहिए। और मेरे विचार में जो कल बजट आ रहा है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो MSME में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इसी तरीके से मिडिल क्लास है 700 मिलियन लोगों के, 750 मिलियन लोगों की हिंदुस्तान में, उनको किस तरीके से रिलीफ, चाहे वो टैक्स के द्वारा दी जाए, चाहे उसको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस के द्वारा दी जाए, चाहे उनको और बेनिफिट्स दिए जाएं जो सरकार दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए जाए, वो सब देके वो कोशिश करेगी किस तरीके से वो ब्रीथ दिए जाए। और फॉर्चुनेटली जो हमारा, जैसे चरण भी कह रहा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें जो आंकड़े आए हैं वो दिखाते हैं कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रही, उसकी रफ्तार रही, वो काफी अच्छी रही पिछले 1-1.5 साल के अंदर। सिर्फ ये 9% की बात नहीं है, इसके अंदर ये भी देखने को मिला कि जो रफ्तार आई वो बहुत नेगेटिव फैक्टर से जाके 9.2% पे आई। और हमारे जो एस्टिमेट्स आ रहे थे, आरबीआई भी दे रही थी, उसके आसपास आती। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करके आई। रफ्तार तो पहले भी हमने हिंदुस्तान में देखी है, 9, 9.5, 10% की, पर उस समय इन्फ्लेशन भी ऐसा हो गया था कि 12-13% के करीब चला। तो रियल जीडीपी जो थी वो नील की तरफ जा रही। तीसरी बात जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो 3 सेक्टर जिसमें हम डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री, तीनों में बढ़ोतरी एक कंसिस्टेंट तरीके से हमें देखने को मिली है जो प्री पेंडेमिक लेवल। अब आपने बात करी कि पेंडेमिक लेवल से पहले भी हम लोग जो है थोड़ी बुरी हालत थे, उनमें प्रॉब्लम आ रही थी, पर ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिली एग्रीकल्चर में, जबकि
जो आप देखेंगे किसान आधे से ज्यादा किसान तो धरने पे बैठे हुए थे, उसके बाद भी 3.9% ग्रोथ हुई। सर्विसेज सेक्टर के अंदर जैसे बात जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, फिर भी जो है 8.2% ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री के अंदर आप कह रहे हैं बड़े जो उद्योग है उनको मुनाफा हुआ। देखिए कोई भी बड़ा उद्योग छोटे उद्योग के बिना नहीं चल सकता। तो सप्लाई लेकिन अग्रवाल साहब ग्रोथ तो दिख रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब मुनाफे में हैं, लेकिन भारत में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है तो हमें उस ओर जब हम देखते हैं तो हमें फिर वो चीज समझ में आती है कि जहां से सर्वाधिक रोजगार क्रिएट होता है वो तो अभी भी सरकार की तरफ देख रहे हैं। आपने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में देखा जिसमें छोटा व्यापारी भी शामिल है, चाहे वो 10 लोगों को रोजगार देता हो, लेकिन वो सब इस समय एक तरीके से उस हालत में है कि जहां उन्हें मदद की दरकार है। अब वो मदद कहां से आएगी? स्वाभाविक सी बात है, तंत्र से ही आएगी। तो क्या उस ओर सरकार आपको लगता है सुधार होगी? मेरे विचार में जरूर होगा। जो उन्होंने प्रोडक्शन लिंक स्कीम 13 सेक्टर्स में आज भी वितरण किया, प्रेसिडेंट साहब ने भी वितरण किया, कोविंद जी ने वितरण किया, उसको निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे उसमें भी किया गया। करीबन 1,97,000 करोड़ के करीब जो उसमें खर्चा किया गया है वो इन्हीं सेक्टर्स में जहां पे स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस भी आ रहे हैं, जिसमें फूड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, सोलर पैनल्स की बात है, नए जो बैटरीज हैं, ईवी बैटरीज उनकी बात है। जी हम आएंगे आपके पास, जी हम आएंगे आपके पास, एमएसएमई की बात है। जी जी हम आएंगे आपके पास। कहना कि उनको नहीं खर्चा मिल रहा है या रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये गलत रहेगा। और जैसे मैंने कहा, जैसे अमेरिका में सप्लाई चेन ब्रेक हुआ, हिंदुस्तान में जब तक सप्लाई चेन चल रहा है वो तभी सकता है। मैं जरूर समझता हूँ कि प्रॉब्लम है और वो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो पर जो रीओरिएंटेशन हुआ उन सेक्टर्स का, उन लोग छोटे छोटे व्यापारियों का जो वो डिजिटल मोड में गए, उससे काफी हमें देखने को मिला कि उन्होंने अपने व्यवसायों को बढ़ोतरी दी है। जी जी हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। आपका हौसला तो कहीं टूटा है छोटे व्यापारी का। हमारे साथ शैलेंद्र अग्रवाल हैं। शैलेंद्र अग्रवाल, साथ में चुनाव भी है और एक राजनीतिक सरकार जो है वो बहुत लुभावनी दिखने का भी प्रयत्न करेगी। अभी इस समय बजट आ रहा है और चुनाव भी ऐसा वैसा नहीं है, मतलब ये कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है 2024 का। तो आपको लगता है कि सरकार के सामने प्राथमिकता क्या रहेगी, वोटर या वाकई में इस समय जो अर्थव्यवस्था जहां है वहां से बहुत एक तरीके से रियल मतलब ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, सिवाय घोषणाओं के काम नहीं चलेगा? बात आपकी ठीक है। एक तो सबसे पहले हमको जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है वो देखने के बाद एक चीज़ ये महसूस हो रही है कि हम फिर से अच्छी स्थिति की ओर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो एक बताया गया है कि जो हमारा स्टार्टअप है उसको अच्छा ग्रोथ मिला है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता जताई गई है अभी जो हम सुन रहे थे, तो वो जो छोटे उद्योग हैं उनकी चिंता बिल्कुल जायज है, बेरोजगारी की चिंता भी जायज है। तो हो सकता है जो चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं उसको देखते हुए सरकार को इनके लिए कुछ राहत देनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसी घोषणाएं भी हो सकती हैं जो चुनाव को सीधे तौर पर जोड़ती हों, सीधी सी बात, क्योंकि वो एक सरकार की राजनीतिक मजबूरी है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां की बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, किसानों की समस्या भी वहां कम नहीं है। तो इन दोनों क्षेत्र को भी सरकार को एड्रेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही ये कहे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हम ग्रोथ को अटका नहीं सकते, तो उन चीजों का अब सरकार को करना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी होगी। और एक चीज और है कि कुछ जो अब तक सरकार कहती आ रही थी, जो रोकती आ रही थी कि साहब हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, अब जो आंकड़े आए हैं उसमें यह है कि 2019-20 से भी हमारी कई चीजों में अच्छी स्थिति आ गई है। सरकार खुद ही कह रही है, आर्थिक सर्वेक्षण में सीधी सी बात है, सरकार के तो जरिए ही बातें आई हैं कि वो अब कंफर्ट पोजीशन में तो आ चुके हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं जो हमको लगता है कि शायद सरकार को कुछ राहत देनी पड़ेगी और ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी शैलेंद्र, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, रहिए हमारे साथ। पहुंच रही है गांव गांव जीवन धारा निर्मल, जल जीवन
मिशन पहुंचाए हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। गुणवत्ता पर्याप्त मात्रा पूरी तरह सुनिश्चित, परिसंपत्ति सारी होती भू टैगिंग से अंकित। वर्षा जल का संचय भूजल पुनर्भरण जारी है, उपचारित जल के उपयोग की भी अब तैयारी है। संचालन और रखरखाव भी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि इस महान मिशन में सबकी हिस्सेदारी, हम सबकी हिस्सेदारी। गाँव गाँव फैला है उजाला, स्वर्णिम हो रहा कल। जल जीवन मिशन पहुंचाए हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं कल जो बजट आने वाला है, भारत का बजट। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही? आ रही जी सर। ये ऐसा सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि सरकार अब अपनी आमदनी के बारे में न सोचे, वो जो है अपना खर्च बढ़ाए, क्योंकि इकोनॉमी की सेहत के लिए और सरकार की साख के लिए भी ये बहुत जरूरी है। एक हम आंकड़ा पढ़ रहे थे कि केंद्र सरकार के खर्च का हिस्सा केवल अभी 15% है, जिससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी हलचल दिखी है। तो आपको लगता है सरकार इस बजट से ऐसे संकेत देगी कि वो अपना खर्च बढ़ाएगी, जिससे वो हौसला फिर से लौटे? मुझे तो लगता है कि सरकार बढ़ाएगी और बढ़ा भी रही है। अगर आप पिछले 2 वर्षों से देखें, कोविड में जो हुआ है, मनरेगा पे खर्चा बढ़ा है, खाद्य पदार्थ फ्री बांटे जा रहे हैं, दवाइयां काफी हद तक फ्री दी गई हैं, हेल्थ पे और सरकार ने मनरेगा पे काफी खुल के खर्चा किया है। उसके बाद जितनी टैक्स के एडवांटेजेस दिए, कंसेशंस भी दिए। अभी आपकी ब्रेक से पहले एमएसएमई की बातें हो रही थी, तो आपको 2 मिनट दे सकेंगे? आप दो नहीं, आपके पास पूरा समय है, आप बोलिए। मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगर टैक्स टू जीडीपी की रेशियो अगर देखें तो शायद हमारे देश में सबसे न्यूनतम है, 17-18% के आसपास है। जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें कई में 40 से ऊपर है, ज्यादातर 35 से ऊपर है। हम लोग सरकार को टैक्स देना नहीं चाहते, पर सरकार से 5 स्टार सहूलतों की आशा करते हैं। जो हम देखते हैं अमेरिका अपने वाशिंदों को दे रहा है, वो कहते हैं कि हमें भारत में बैठे बैठे सब मिले। ये हम कभी नहीं कहते कि वहां पर हर आदमी पूरा टैक्स देता है। जहां पर हर आदमी का प्रयत्न होता है कि जितना बचा सकता हूँ टैक्स उतना बचा लो, वो कोई नहीं सोचता। एमएसएमई की बात हो रही थी, बड़े वर्षों से प्रयत्न चल रहा है कि उनको रजिस्टर कर लिया जाए। 96% एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है। ना रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब आप समझते ही हैं, रजिस्टर कराने पे जो जिम्मेवारी आ जाती है उसका भी मतलब आप समझते हैं। तो जब एमएसएमई को अब ये हालात हुए,
अब सब कह रहे हैं कि हमें सरकार सहूलत दे, सरकार देगी भी, दे भी रही है, पर मैं कहता हूं कुछ ये भी एमएसएमईज को भी सोचना चाहिए कि जब वो नफा कमा रहे थे, क्या उनका फर्ज नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स भी दें? वो कोई नहीं सोचता। बात चल रही थी बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी की जब बात हो रही है तो कहां से रोजगार आएगा? मेरी समझ में तो एमएसएमई से ही आएगा। सरकारी रोजगार तो इतना बढ़ नहीं सकता है। तो सरकार ने मुद्रा लोन भी शुरू किए। मुद्रा लोन के अलावा रेहड़ी और पटरी वालों के लिए लोकल बॉडीज को कह के भी उनका कुछ किया कि उनको भी लोन दिया जाए। अभी जो हालात सामने आए, जो सुझाव सामने आए, उसमें मुझे लग रहा है कि ये सरकार सुनती भी है, सोचती भी है और उस पर असर भी करती है, काम भी करती है। 3 साल में मुझे यही दिखा है। पर ये मैं कई बार सोचता हूं कि इससे ज्यादा सरकार अभी क्या करे। जब कोविड हुआ, और ये मेरा अखिरला पॉइंट है, जब कोविड हुआ विदेशों में क्या हुआ? एकदम अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 से ऊपर चला। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्रधानमंत्री खुद टीवी पे आए और उन्होंने कहा देखो भाई, ये मुश्किल की घड़ी है, सब लोग परिवार हैं, हम लोग फ्री खाना दे रहे हैं, दवाइयां, अस्पताल खोल रहे हैं, पर जितने एम्प्लॉयर्स हैं अपने मुलाजमों को निकालिएगा नहीं, उनको रखिए। पर हुआ क्या? और सब लोगों ने लेकिन चरण सिंह जी, फिर हुआ क्या उसके बाद? हुआ ये कि लोगों ने मुलाजिम रखे, बेशक उनकी तनख्वाहें थोड़ी काटी, कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, हर एक पे असर पड़ा। तो मेरे काफी लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने उनको रखा। अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विदेशों में बहुत बढ़ गया, हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने योगदान दिया और एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन बड़ी, देखिए बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि बड़ी कंपनियों तो मंदी से उबर गई, क्योंकि उन्होंने वो सब किया जो आपदा में अवसर वाली बात थी। बात उन छोटी, जिनको आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड भी नहीं थी, मान लिया, लेकिन आपकी इकोनॉमी में सबसे तेज रफ्तार उन्हीं के कारण थी। और ये जो बेरोजगार, जैसे राजस्थान का ये बताया, कहा जा रहा है कि हर दूसरा ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। तो अब इनके बारे में कैसे सोचा जाएगा? सरकार सोचे, सिविल सोसाइटी सोचे, उद्योगपति सोचे, किसी, अब सबको मिलकर ही सोचना पड़ेगा सबको। मतलब ये तो कंबाइंड एफर्ट है, एक आदमी क्या करेगा? तो इस और कैसे सोचा जाए? सरकार ये माहौल बनाए तो जी मिलकर सोचना पड़ेगा। और जैसे मनरेगा रूरल एरियाज के लिए है, अर्बन एरियाज के लिए भी सोचा जा रहा है कि मनरेगा जैसा कुछ प्रयत्न किया जाए। दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी अनाउंस किए जा सकते हैं, ताकि वो जो पटना में हुआ वैसे हालात ना हो जाए। जी। क्योंकि अगर बेरोजगारी रहेगी और यंग माइंड एकदम खाली रहेगा, तो सीधी सी बात है, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है, और उसके हाथ भी खाली हों तो फिर वो क्या सोचेगा? हम आएंगे आपके पास, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमारे साथ डॉक्टर आईएस कोठारी जी हैं। कोठारी साहब, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है। भारत युवाओं का देश है, और युवा यदि सड़क पे काम की तलाश में है तो फिर हम कैसे माने कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं हमको कि हम इस तेज गति से भागेंगे इकोनॉमी में? हम कैसे भागेंगे? एक वर्ग तो भाग जाएगा निश्चित रूप से, उसके पास दौलत तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो असल भारत है वो तबका तो देख ही रहा है सरकार की ओर। और सरकार, आपको लगता है कि इस बजट से कुछ ऐसे नए सुधार सामने ला सकती है जिनकी बेहद जरूरत है? अभिषेक जी, आपकी बात को मैं 2 तरीके से रखना चाहूंगा। पहला तो ये कि कुछ समय पहले के शेप रिकवरी का काफी प्रकाश में आया है कि इकोनॉमी हैज गॉन फॉर के शेप रिकवरी काइंड ऑफ दिस थिंग्स। यहां मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूं, पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी है सर, यानी जो रिच था वो रिचर हो गया, जो रिचर है वो रिचेस्ट हो गया, और जो रिचेस्ट था वो मोर देन रिचेस्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर, यानी आज भी आंकड़े पब्लिक डोमेन के अंदर है कि इस देश के टॉप 10% के पास हो कुल देश के साधनों का 40% उनका कब्जा है। आप समझने की कोशिश करिएगा। और बाकी 90% जो जनसंख्या है उसके पास सिर्फ 60%, सॉरी, उससे कम उनके पास रिसोर्सेस है। सो कहने का तात्पर्य है कि ग्रोथ को आप किस तरह से देखते हैं कि भाई AA, AAA की ग्रोथ ही ग्रोथ है, या रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल की ग्रोथ को भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरा पहला इश्यू यह है कि आप आर्थिक विकास को अगर
इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ पावर ग्रुप में देखते हैं, देन मैं कहूंगा ये ग्रोथ नहीं है, ये आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हाथों में होने वाला है, और जिसका नुकसान आज नहीं कल होने वाला है। क्योंकि मेरा मानना है कि जहां जहां गरीबी है उस समृद्धि को एक चुनौती है, समृद्धि को एक ये कह लीजिए कि मुंह चढ़ा के खड़ी हुई होती है। दूसरी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप रोजगार की बात कहते हैं, यानी इस देश में बड़ा विचित्र स्थिति है सर, कि जिसको काम करना है वो काम करने को तैयार नहीं है, जिसको काम नहीं करना है वो कहते हैं मेरे को काम दो काम दो काम दो। हाँ, इस संदर्भ में ये और कहना चाहूंगा सर कि जैसे हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, अभी पूरा अपना जो डिस्कशन बजट पे केंद्रित रखें शायद बेहतर होगा। मैं मान के चलता हूं कि इस बजट के अंदर निश्चित रूप से लोग लुभावन बातें भी होंगी, मन को मोहने वाली बातें भी होंगी, क्योंकि कोई भी सरकार जो सत्ता में है उसका पहला लक्ष्य आर्थिक नहीं है, उसका पहला लक्ष्य कुर्सी पे बने रहने का है। आपकी बात सही है कोठारी साहब, वो वक्त कुछ और था जहां सरकारें लोक लुभावन बातें करके निकल लेती थी। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, जैसा अभी चरण सिंह जी कह रहे थे कि जो पटना में दृश्य हमें दिखे, देखिए बेरोजगारी का लेना देना आर्थिक रफ्तार से ही है। यदि उस ओर सोचना तो पड़ेगा ही, मजबूरी में सोचा जाए या हमारे पास उतनी व्यवस्था हो जाए हम तो सोचें, सोचना तो पड़ेगा ही। इससे आंख तो नहीं दी जा सकती, शुतुरमुर्ग की तरह तो नहीं रहा जा सकता। अभिषेक जी, इसी प्रोग्राम में अच्छे दिन आने के भी हमने जुमले सुने थे सर। मैं माफी चाहूंगा आपसे, हमने 5 ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी की हमने बात सुनी थी सर, वादे हम करके गए हैं, मन की बात हम लोग करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। ठीक, नतीजा ये है सर कि जो बेरोजगारी है, मैं आपको चूंकि आप चलिए मेरे साथ, लोगों के पास काम नहीं है सर करने को जी, और हालत इतनी खराब है कि मनरेगा के अंदर हम एक नाकाम लोगों की फोर्स और तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा को हमने कोठारी साहब हम आएंगे आपके पास, वक्त एक ब्रेक का है जी, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। सवाल ये है कि जो पहले हुआ वो स्थितियां कुछ और थी, तब कोरोना नामक पेंडेमिक वायरस नहीं था, ये महामारी नहीं थी। महामारी के बाद स्थितियां उलट-पुलट हो गई हैं और ऐसे में निकल के बाहर तो आना ही होगा, उबरना तो होगा ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विश्व प्रसिद्ध न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पत्रिका नागरिकों के विचार से स्थानीय खबरों को सबसे ज्यादा छापने और वितरित करने वाला अखबार है। स्पष्ट सटीक खबरों के लिए सिर्फ पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं कल जो बजट आने वाला है, आम बजट। हमारे साथ डॉक्टर अमन अग्रवाल जी हैं। अमन जी, चर्चा का बिंदु वही है कि जो मतलब ऐसी योजनाओं की घोषणा हो जो भारत का सबसे कम आय वर्ग है, पैसा भी आए और खपत की क्षमता भी उसके अंदर आए। पैसा तो आ जाए लेकिन पैसे को खर्च करने का हौसला भी उसके अंदर हो, ताकत हो। इस ओर भी सोचना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार ऐसे कौन से सुधार या ऐसी कौन सी योजनाएं लाए कि पैसा तो उसके पास जाए लेकिन वो पैसा रख के बैठ जाए तब भी सुधार मतलब एक तरीके से हल नहीं निकलता है। उसके अंदर वो ताकत कहां से आए कि वो पैसे को खर्च करे बाजार में जाके? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में इस समय और पहले भी और आज के समय में भी बहुत चीजें हैं जो करने के लिए जरूरी हैं। जो पीपीपी मॉडल हो या सरकारी
महकमे में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो की जा सकती है। अब मैं आपको हेल्थ केयर ही लेके चलूं जी। जो हेल्थ केयर की हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 10 गुना है। जो आज का हेल्थ केयर सेक्टर है उसे 10 गुना उसको ग्रो करने की जरूरत है। 10 गुना सरकार अकेले तो कर नहीं सकती है। बिल्कुल। उसमें आयुष्मान भारत की बात करी पर उसको पूरी तरीके से धरा पे उतारा नहीं गया। उसमें इंटीग्रेशन करने की बात थी, प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर्स थे, उनके छोटे क्लिनिक थे, उनको बड़ा करने की बात थी, उनको इंटीग्रेट करने की बात थी। कोरोना काल की वजह से पिछले 2-3 साल में उसमें कुछ ज्यादा हमें होता हुआ नजर नहीं आया। पैसा जरूर लोगों के पास पहुंच रहा है, इंश्योरेंस की तरह वो काम भी करती है काफी जगह पे, पर जो चीज उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया। ना नर्सिंग स्टाफ है, ना डॉक्टर स्टाफ है, ना हॉस्पिटल्स है। हेल्थ केयर, ये एक छोटा सा सेक्टर में हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं, पर इस हेल्थ केयर सेक्टर ने भी पिछले 1.5-2 साल में जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया है जो पिछले 10 साल में नहीं कमाया। जबकि उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसके बाद भी उन्होंने कमाया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर अलग अलग चीजों के। हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे जैसे पीपीपी किट बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, ये सिरिंज बनाते हैं, इंजेक्शन बनती हैं, दवाइयां बनती हैं, ये सेक्टर्स में भी कम से कम 3 से 4% ग्रोथ, 4 टाइम्स ग्रोथ होने की क्षमता है। अब ये है कि इन सेक्टर्स को रिलीज दिया जाए। अब मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, ये 24 घंटे काम करके लोग जो है न्यूज पहुंचा रहे हैं, रुके नहीं है, कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं। उसके बाद भी इस सेक्टर को कोई रिलीफ, मेरे विचार में वित्त मंत्री को इन चीजों को देखते हुए किस तरीके से रिलीफ की जा सकती है आपकी बात से एक सवाल है कि जैसे हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि इस समय देश में बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन कोविड वाली बेरोजगारी जो है उसी की भरपाई अभी नहीं हो पाई है। सच्चाई ये है, और उसका कोई आंकड़ा भी बहुत सच्चा आंकड़ा हमारे सामने नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, अब नौकरियां मिल जाना रोजगार है, वो कितनी कुशलता की नौकरी कर रहे थे, किस लेवल पे नौकरी कर रहे थे, क्या उन सबको हम अभी पुनर्स्थापित कर पाए, ऐसा कोई आंकड़ा सामने आता नहीं है। तो पहली चुनौती तो वही है कि क्या फिर उसके बाद नए रोजगार की बात शुरू हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने करीबन 1.5-2 साल पहले ईटी वेल्थ एक मैगजीन आती है, उसमें पढ़ा कि काफी सारे लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी सैलरीज की जॉब छोड़ के छोटे छोटे शहरों में जाके बसना शुरू कर दिया, आधी सैलरी पे बसना शुरू कर दिया। क्यों बसना शुरू किया? जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप ये सोचिए, जो लोग ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, लेबर की तरह काम कर रहे थे, इनमें से जितने लोग 100% गए उनमें से सिर्फ 15 से 20% वापस बड़े शहरों में आएंगे। नए युवक जरूर आएंगे, पर पुराने वाले 15-20% आएंगे। 80% जो वापस जाके अपने गांव में छोटे छोटे शहरों में काम करेंगे, अब वो वापस नहीं आएंगे। उनके 2-3 कारण है। एक तो ये कोरोना की वजह से जो डर बैठा हुआ है, जो उन्होंने हालात देखी जो हुई उनकी, जब उनको कोरोना काल में वापस जाना पड़ा शुरू के अंदर ही। दूसरा, वहां पे जाके अब वो देख रहे हैं खेती है, खेती से लगे उद्योग हैं। जैसे जयपुर जैसा शहर दे लें, आज से 5 से 10 साल पहले जयपुर की स्थिति अलग थी। आज जो है जयपुर की स्थिति वो है जो दिल्ली की स्थिति आज से 15 साल पहले थी। आज वो स्थिति जयपुर की है उस साइज के अंदर। अब वो जो ग्रोथ जो छोटे छोटे शहरों में देखने को मिल रही है, वहां पे इन लोगों को मिलेगा। पर आप ये सोचें कि उसी रेट पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। ये एक सैक्रिफाइस करना जरूरी है, क्योंकि जो जिस तरीके से रफ्तार से 2009-10 से लेके 2015 के बीच में सैलरीज बढ़ी है, उससे पहले 2003 से लेके 2008 के बीच में सैलरीज बढ़ी हैं। पहले बढ़ी रियल एस्टेट की वजह से, बाद में बढ़ी जो इजी क्रेडिट दिया गया था कंपनियों को, शेल कंपनीज बनी जो इस सरकार ने काफी सारी बंद करी, उनको आराम से पैसा मिल रहा था, करोड़ों रुपए मिल रहे थे, तो वो बांट रहे थे लोगों में, एक की सैलरी दुगनी चागनी हो गई थी। वो जो एक करेक्शन जिसे हम कहेंगे वो देखने को मिला। आज मैं अपनी संस्था की बात करूं, मैं पिछले 6 महीने से लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा हूं, फैकल्टी की पोजीशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की पोजीशन पे, लोअर लेवल स्टाफ की पोजीशन पे,
पर लोग आने को तैयार नहीं जी है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। वो हौसला टूटा है, वो हौसला टूटा है, लोगों की बचत तबाह हो गई है। वो बनना जरूरी है। तो लोग बिल्कुल बिल्कुल हौसला कैसे आए? योजनाएं तो हैं, पैसा भी आ जाएगा। हम आएंगे आपके पास। वैक्सीन तो चलन है जी, उससे जो थोड़ा हौसला बन रहा है दोबारा। और अब जो काफी सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन ले रखी थी और ओमिक्रॉन की वजह से उनको इतना मुसीबत नहीं झेलने को मिली है, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, जबकि ओमिक्रॉन का असर डेथ रेट पे कम था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरी लहर ने भारत का हौसला बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड के खिलाफ लड़ने में भारत का हौसला वापस लड़। हम आएंगे अग्रवाल साहब, हम आएंगे आपके पास जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र अग्रवाल हैं। शैलेंद्र, सीधी सी बात है कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं, बेरोजगारी का जो आंकड़ा देश का है वो तो 7.9 समथिंग है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य का आंकड़ा जो है वो दहाई में भी, और हम ऊपर से दूसरे या तीसरे नंबर पर खड़े होते हैं। तो अकेले केंद्र सरकार सोच लेगी क्या? राज्यों को भी उतना ही नवाचार करना पड़ेगा। ये तो मिलके ही हम निकलेंगे इससे। बिल्कुल, ये बात सही है कि राज्यों को भी सोचना पड़ेगा। जब हम राजस्थान की बात करें तो हमको जो साल भर में कर्ज लेना था उसका 78% हम सितंबर तक ले चुके थे। तो 6 महीने में हम 78% ले चुके थे, तो अब क्या स्थिति और हम सोच सकते हैं। यही स्थिति दूसरे राज्यों की भी है। आज ही मैं जब इसका विश्लेषण कर रहा था तो मैंने देखा कि राजस्थान में जो कर्ज की स्थिति है वो पूरे देश का 3% कर्ज अकेले राजस्थान। कर्ज कहाँ खर्च कर रही सरकार? कर्ज सैलरी पर और पेंशन पर और इन चीजों पर खर्च कर रहा है, विकास की पर तो खर्च हो ही नहीं रहा है जी। जो हम अभी बात कर रहे थे कि साहब हमने हेल्थ सेक्टर में किया, वो तो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण सरकारों की मजबूरी थी, करना पड़ा। स्थितियां ये हैं कि पिछले 18 महीने में जो 84% लोग हैं उनकी आमदनी कम हुई है, और जो 100 लोग हैं उनकी आमदनी का जो डेटा है वो 352 अरब डॉलर बढ़ गया है जी। ये देश की स्थिति है। तो ये जो आर्थिक विषमता है जी, इसको सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा जी, कि कैसे इस आर्थिक विषमता को कम करें और लोगों की जेब में पैसा जाए, ताकि वो उनमें जो हौसले की आप बात कर रहे थे वो हौसला तभी आएगा। आज स्थिति है लोग खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी हैं। चरण सिंह जी, जो असमानता है, अब कोरोना काल में चूंकि सभी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, लेकिन जो आंकड़े हम पढ़ रहे हैं, जो अभी कोठारी साहब ने भी बताया कि एक वर्ग है जिसके पास ज्यादा संसाधनों पर कब्जा है, और आंकड़े तो यहां तक कहते हैं कि 1% वर्ग है जिसने देश की संपत्ति का जिसके पास सर्वाधिक है। तो ये असमानता के लिए सरकार को थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा बोल रहे थे कि टैक्स नहीं देना चाहते, तो थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ेगी और थोड़ा उदार भी होना पड़ेगा। ये बैलेंस कैसे होगा भारतीय लोकतंत्र में? चुनाव सबको लड़ना है, या दिक्कत ये है? ये बैलेंस ना कभी हुआ ना कभी होगा जी। फिर ये तो ऐसे ही चलेगा। विदेश में ये नहीं हो रहा है, विदेश में भी सब लोग यही कहते हैं। अगर यहाँ पे 5 लोगों ने पूरा पैसा रखा हुआ है, विदेश में भी 5 ही हैं जो पूरा पैसा रखते हैं जी। यही लोग हैं जो फिर नौकरियां देते हैं, हर जगह उसका पैसा डालते हैं और कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सोचते रहना कि राम राज्य आ जाएगा, कलयुग में राम राज्य इतना जल्दी आने वाला नहीं है। ये आशा लगानी और बैठे रहना, कोई कुछ होने वाला नहीं है। मेरी राय में इनकम इनइक्वालिटीज होनी ही होनी है। जॉब लगते रहे, नौकरियां और इन्वेस्टमेंट होती रहे, उससे मुझे मतलब है। तो वो कैसे होगा? मैं चाहता हूं कि इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं इन्हीं पूंजीवादी लोगों को कि देखो तुम्हारे पास इतना धन है, देखिए इधर आपको मैं नया मौका दे रहा हूं, इधर आके लगाइए, रोजगार दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, एरिया को डेवलप करिए। एक इंडस्ट्री अगर मैं किसी शहर में लगा दूं तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है। एक तरीका वो है। टैक्स हम लोगों ने आजमाया हुआ है। आपकी उम्र थोड़ी कम है पर मेरी उम्र है जब टैक्स 97% लगता था इंक्रीमेंटल इनकम पे, तो लोग क्या करते थे? कोई इनकम इक्वालिटी कम नहीं होती थी, चार्टेड अकाउंटेंट उनका भी बहुत अमीर बन जाता था, बस इतना ही फर्क पड़ता था।
तो एक आदमी उस ग्रह में चला जाता है। ये हैव और हैव नॉट की लड़ाई बड़े सालों से चल रही है। कार्ल मार्क्स भी इसी में किताबें लिख गया। तो ब्रेक पे जाने से पहले मेरा एक सवाल, अभी क्या करता चाहिए? अभी एक तो पूंजीवादियों को ऐसे ऑल्टरनेटिव्स दिखाने चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए कि यहाँ इंडस्ट्री लगाइए और रोजगार पैदा करिए। जी चरण सिंह जी, ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन एक सवाल, छोटा सा आंसर। बजट तो केंद्र का आ रहा है, उसके थोड़े दिनों बाद राज्यों के बजट भी आने शुरू हो जाएंगे। हम हर राज्य में सुनते हैं कि सिंगल विंडो। अब उद्योगपति तो राज्यों में ही जाएगा ना, केंद्र तो सिर्फ नीतियां बना सकता है। आपको लगता है कि कहीं वहां भी बेईमानी हो रही है इस राजनीतिक जो व्यवस्था है लोकतंत्र में? क्योंकि कुछ राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे। कलयुग में कहां नहीं हो रही है, कौन से देश में नहीं हो रही है और कौन से स्तर पे नहीं हो रही है? जी अभिषेक जी आएंगे, कोठारी साहब आएंगे आपके पास, कोठारी साहब ब्रेक के बाद आपके पास ही आएंगे। ठीक है, वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। दरअसल ये जो मुसीबत है, अब मुसीबत ही कहेंगे, कोरोना से तो हम लगभग पार पा चुके हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को वो रफ्तार देनी है जिससे हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, जो 2030 तक का हमारा एक तरीके से वादा है भारतीय प्रधानमंत्री का, भारत की सरकार का, कि 2030 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो उसके लिए सबको एक साथ सोचने की जरूरत है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो ये चर्चा जारी रहेगी। जल जीवन मिशन मात्र एक योजना नहीं है, ये उस बुलंद कल का नक्शा है जिसमें गांव-गांव साफ और पर्याप्त पानी अब सिर्फ एक कहानी बनके नहीं रहेगा। जल जीवन मिशन से 2024 तक प्रत्येक गांव में हर घर नल और हर घर जल आएगा, जिससे आने वाला कल और उसका हर पल सुखद हो पाएगा। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल उपचार संयंत्र, दूषित प्रदूषित जल भी होगा स्वच्छ निर्मल। खुशियां सदा लहलहाएंगी, बूंदें बरसने के बाद भी महीनों प्यास बुझाएंगी और समृद्धि की धाराएं हर गांव, हर द्वार खटखटाएंगी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, हाथ मिलाएं सब और आज बचाएं जल, तभी बचेगा कल। हर घर नल, हर घर जल। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं कल जो भारत का आम बजट आने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर आयुष कोठारी जी हैं। कोठारी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वहीं से अपनी बात शुरू करिए। जी देखिए सर, अभिषेक जी, आपने सिंगल विंडो की बात करी है सर, जी, है ना? जी। अब सिंगल विंडो कुछ समय में अतीत की बातें हो जाएंगी। देश जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है, इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इस सिंगल विंडो और मल्टीपल विंडो का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है ना? पर यह मैं जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि अगर केंद्र सरकार को अपना अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है, तो हर राज्य के लिए
आर्थिक नीतियां विशेष रूप से बनानी हो। जैसे मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एट लेंथ हम लोग बात कर सकते हैं कि राजस्थान को, अगर राजस्थान में जो बेरोजगारी है, आंकड़े आप बताते हैं कि राजस्थान की बेरोजगारी दूसरे नंबर के ऊपर पूरे देश के अंदर, उसको खत्म करने का तरीका तो सर सरकार नीति बनाए, राजस्थान सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। पर अब दो अलग दलों के राजनीतिक इशू होने की वजह से आज भी जयपुर की जो सबसे थ्रेट ये है कि 5 साल बाद जयपुर में पानी नहीं होगा पीने के लिए। अगर ईस्टर्न कैनाल कोठारी साहब, हम और आप इस मुद्दे पे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। राज्य सरकारों की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, इनके पास जीएसटी के बाद एक सबसे बड़ा बहाना रहता है कि साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम करें तो करें क्या। और रोजगार के नाम पे सिर्फ सरकारी भर्तियां कि हम 1.5 लाख को नौकरी देंगे, हम 1 लाख को नौकरी देंगे। अब सरकारी भर्तियों का भी सामने आपके जो बाजा बजाया गया है पेपर लीक के बाद कि वो अलग किस्म का रोजगार जनरेट हो गया, वहां करोड़ों रुपए में पेपर बिक रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जो रोजगार जनरेट होना है वो तो देखिए निजी क्षेत्र से ही होना है। अब वो कैसे होगा? भारत का उद्योगपति अलग अलग राज्यों में जाए, हम विनिवेश की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो विनिवेश के लक्ष्य हैं वो तो उसमें तो कुछ अचीव हुआ ही नहीं है अभी तक। जी बहुत ही छूट गया होते पीछे। नहीं देखिए अभिषेक जी, मेरी बात सुनिए। इस सर्वे में आपने देखा होगा सरकार खुद कह रही है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल बी बूस्ट अप। सरकार खुद बात मान रही है, सरकार मान चुकी है कि पब्लिक सेक्टर के भरोसे में रहना मत आप, और हम तो जो अच्छे से पब्लिक सेक्टर उनको बेचबाजी निकल जाने वाले हैं, राइट। सो इस देश को जो ड्राइव करेगा आने वाले समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ही होगा, और उस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सरकार को कंट्रोल नहीं करना है, सरकार को रेगुलेट करना है। आपने देखा होगा अभी जयपुर में 3 दिन पहले ये लाइमस्टोन के ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, किस रेट पे ऑक्शन हुए हैं, जो रिफाइनरी राजस्थान में आ रही है वो कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी सर। पर ये सब चीजें क्या है, इट हैज टू बी टाइम बाउंड। ठीक, बिल्कुल आपने कहा हाँ बिल्कुल टाइम बाउंड है। जी हम आएंगे आपके पास, समय तो थोड़ा कम है, हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, समय कम है। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं। अमन अग्रवाल जी, एक थोड़ा लंबी प्लानिंग लेके भी चलना पड़ेगी, क्योंकि वो ठीक है हम आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी चिंता में तो रहें, लेकिन जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बहुत जल्द निकल के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, साथ में चुनाव भी है, लोकतंत्र है, और जैसा चरण सिंह जी कह रहे थे कि वो असमानता तो रहेगी, वो तो ईश्वर के द्वारा भेजी गई है कि पूरी दुनिया में सब जगह सब कुछ एक जैसा नहीं है। तो इससे हम कैसे निकलेंगे? मतलब सोचना तो हम सबको ही पड़ेगा, हम सब, यानी हम चाहे सरकार में बैठे हों या निजी क्षेत्र में बैठे हों या नौकरी कर रहे हो या सड़क पे बेरोजगार घूम रहे हो। जी अग्रवाल साहब। बिल्कुल, आपने मैं पहले कह रहा था हेल्थ केयर के बारे में मैंने जरूर बात करी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर को बहुत जरूरत है। अगर जीडीपी का सिर्फ 1%, 2%, 3% हम इन 2 सेक्टर्स को देते हैं टोटल, तो उससे कैसे कोई भी देश बढ़ पाएगा? तो मेरे विचार में वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर सोचना चाहिए, और जो पीएम की एडवाइजरी काउंसिल कमेटी है उसको भी सोचना चाहिए कि जो बड़े बड़े देश भी है जिन्होंने वृद्धि की है, फास्ट ग्रोथ की है, वहां पे उन्होंने 5 से 10% अपनी जीडीपी ग्रोथ का उनको दिया है। इस सरकार ने जो 2 कुछ चीजें अच्छी की हैं वो ये है, एक तो फिस्कल स्पेंडिंग पे बहुत कंट्रोल किया, वो जरूरी था। मिठाई की तरह बांटना थोड़ा बहुत जरूरी होता है, वो ये सरकार भी कर रही है डायरेक्ट बेनिफिट दे के, बट इतना नहीं कर रही जैसे पुरानी सरकारों ने किया। दूसरा, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि राजस्थान में जो पैसा आया डायरेक्ट लिया गया, वो नौकरियां और पेंशन के प्रति दिया गया। वो चीज करनी बहुत खराब है कि कोई भी निवेश जब सरकार करे कि वो इम्प्लीमेंटेशन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, वाटरवे कॉरिडोर हो। अब इसमें सरकार ने समय थोड़ा कम है, समय कम है, समय कम है। 2 सेकंड लूंगा। इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर। एक पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म 1998 में लागू किए थे, आज तक उनको जो है लागू कोई सरकार नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है? उसको लागू करिए ताकि एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय भी अकाउंटेबल हो सके, क्योंकि मेरा टैक्स पेयर का पैसा उस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी IIMs हैं, 40, 30 लाख चरण दे रहे हैं एक के अंदर ले रही है। क्यों? जब मेरे टैक्स पेयर पैसे से बनी है वो, तो उनको कोई राइट बनता है 30-40 लाख रुपए की एक गरीब आदमी टेस्ट भी पास कर ले, वो सोच सकता है कि मैं जाके IIM में पढ़ूंगा? जी कैसे सोचेगा वो? जी अगर आप इतनी फीस समय सीमा है थोड़ी सी, समय बिल्कुल भाग रहा है। हम डॉक्टर चरण सिंह जी के पास में जी सरकार को
लॉन्ग पर्सपेक्टिव है और इसीलिए हम इक्विटेबल ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। जी। बट ये भी देखना जरूरी है कि कुछ सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इनको भी एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए और उनको भी कुछ बेनिफिट दिया जाए। इसमें चाहे एक आम आदमी हम आपको रोक रहे हैं जी अग्रवाल साहब, समय की थोड़ी बात देता है। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी, बात खड़ी हो जाती है वहीं आके कि अकाउंटेबिलिटी हम कैसे निर्मित करें। वो तो सरकारी अध्यादेश से नहीं आएगी, वो किसी योजना या घोषणा से नहीं आएगी। हमें उस ओर भी सोचना होगा कि पैसा, जैसे विनिवेश जो है, कोई भी उद्यमी जो है पैसा वहीं लगाएगा जहां से पैसा वापस आएगा। पानी में तो कोई नहीं बहाना चाहेगा, सरकार भी अपना पैसा पानी में नहीं बहाना चाहेगी। तो इस ओर सोचने के लिए अब समय कम है, आप जरा हमें बताएं, अभी 1 मिनट है आपके पास। बस मैं इतना ही विनती करना चाहूंगा सरकार को, जो कि गुंजाइश है, बैंकों के साथ कंधा जोड़कर मुद्रा लोन पे जोर दिया जाए और क्लस्टर्स बनाने का फायदा ये होगा, लार्ज इंडस्ट्री को आप इंडस्ट्रियल शेड, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना के अमीर लोगों को उधर ले आए और बैंकों को बोलें कि मुद्रा लोन देकर उसके जो एंसिलरी यूनिट्स होती हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। जो चाइना से कंपनी अब निकलेंगी उनको अट्रैक्ट करना शुरू करिए, नॉर्थ ईस्ट की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करिए और कंट्री का जो नए एम्प्लॉयमेंट सेंटर हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई की जगह गुवाहाटी और इम्फाल बनाने का प्रयत्न करें। जी 40 सेकेंड डॉक्टर राजेश कोठारी साहब, फाइनल कमेंट्स आपका। देखिए, आने वाला बजट विल बी अ फाइन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। कैसे होगा? मुझे इलेक्शन जीतना यूपी के अंदर, ताकि मैं राज्यसभा में और राष्ट्रपति इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़ा करूं। उसकी पॉलिटिकल मैंडेट मान लीजिए। समय बीत गया, घड़ी की सुई इशारा कर रही है बस। अब इसके बाद बजट आ जाएगा, उसके बाद हम साथ बैठेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।